हेलो एंड सब दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष छाबड़ा और मैं हूँ एक पैशनेट राइडर और थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो राइटर। तो इसलिए है मेरे चैनल का नाम पोएट बाइकर। वेलकम टू अनदर वीडियो। जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नेचुरली आप या तो मेरे सब्सक्राइबर पुराने हैं और नहीं तो नए हैं, तो यानी कि ज़रूर आपके साथ कुछ ACL की इंजरी हुई होगी जिसके बारे में आप उसकी रिकवरी और रिहैब को पोस्ट सर्जरी जानना चाहते हैं। तो आज मेरी सर्जरी को 75 डेज़ हो गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक माइलस्टोन है 2.5 महीने का, तो इसके ऊपर आपसे एक बात करते हैं। कई मेरे जो व्यूअर्स हैं पुराने वीडियोस जो मैंने डाले थे 30 डेज़ 7 डेज़ के, फिर 45 डेज़ के, और फिर अब ये जो मैं कई उसके बीच में शॉर्ट्स भी डाले थे। कई लोग उसमें मेरे से इंक्वायरी कर रहे थे कि अब प्रोग्रेस कैसी है, इस समय वेट कितना ले सकते हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोटी बात आपको ये बताऊं कि पिछले 1 महीने से कम्प्लीटली डिफरेंट चल रहा है रिहैब प्रोग्राम। अब मैं वॉक करना शुरू कर दिया हूँ। करीब मैं अक्टूबर की 10 तारीख से वॉकिंग स्टार्ट किया है। आज 7 नवंबर है। तो इस टोटल ड्यूरेशन में जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरी वॉकिंग स्पीड थी 1 किलोमीटर चलने के लिए मुझे करीब 23 या 24 मिनट लग रहे थे पहले दिन, और उसको करते 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 आज जो मेरी वॉकिंग स्पीड हो गई है करीब 1 महीने में, करीब 12 से 15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कि जिस दिन थोड़ा बहुत पेन वगैरह होता है तो 15 मिनट हो जाती है, पेन नहीं होता तो 12-13 मिनट में 1 किलोमीटर कवर हो जाता है। हालांकि मेरी जो प्री इंजरी स्पीड थी वॉक करने की वो 10 मिनट पर किलोमीटर थी, तो करीब करीब मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। पर फिर भी मेरे साथ एक थोड़ी समस्या आ गई, क्योंकि मेरे घुटने में अब प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे उसमें पेन है। मेरी कुछ नर्व जो है मसल के नीचे कंप्रेस हो रही है, हिप मसल के पीछे, और वो मेरे फुट में, पैर में, पंजे के पास काफ़ी पेन कर रही है। तो इस वजह से मैं चलने में मुझे दिक्कत हो रही है, फुट पेन की वजह से। नी में मेरे कोई पेन नहीं है। नी की प्रॉब्लम की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो चलने में दिक्कत है वो पैर की वजह से, घुटने की वजह से नहीं। दूसरा, कई व्यूअर्स ने ये पूछा कि आप कितना वेट ले रहे हो। सुरंजन नंदी जी एक हैं, वो कई बार मुझसे कमेंट करके पूछ चुके हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा पीरियड है 2 महीने से अगले 2 महीने तक, किसी में 1 महीने, किसी व्यक्ति में हो सकता है 1 महीने में, और किसी व्यक्ति के लिए 2 महीने में, तो करीब 30 से 60 दिन का पीरियड 2 महीने होने के बाद, यानी कि तीसरा महीना और चौथा महीना, ये बहुत वॉलेटाइल होता है। तो तीसरे और चौथे महीने की बात यह है कि जब हमारे अंदर एक सेकंड, जरा कैमरा टेढ़ा लग रहा है कुछ, तो जब हमारे हैमस्ट्रिंग या एंकल में से ग्राफ्ट को निकालकर उसको ACL के रूप में हमारे घुटने के अंदर प्रत्यारोपण ही कह सकते हैं उसको हिंदी में, ग्राफ्ट लगा के हमारा ACL बनाया जाता है। तो वो क्या होता है कि बहुत हेल्दी कंडीशन में जब निकाला जाता है, क्योंकि फ्रेशली हमारे हैमस्ट्रिंग से या एंकल से निकालेंगे तो हेल्दी कंडीशन में होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय में, जब, क्योंकि अभी तो वो स्क्रूज से अटैच कर दिया, घुटने में ड्रिल करके टनल बनाई और टनल के अंदर उसको सॉकेट्स में डाल करके हमारा ACL बना दिया, और साथ में एंड में स्क्रू लगा दिया, तो हमारा ACL बन गया। अभी उसमें ब्लड सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो अपनी नेचुरल हेल्थ जितनी थी उसकी, उससे श्रिंक होता है। तो 2 महीने सर्जरी के लगभग बाद हमारा जो ग्राफ्ट है वो सिकुड़ता है। जो 8 mm या 8.5 mm हमारा ग्राफ्ट की मोटाई थी एट द टाइम ऑफ सर्जरी, वो कुछ कम होगी अगले 60 दिनों में, 60 दिनों के बाद, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई अभी मिल नहीं रहा है। जब तक हमारी जो ड्रिल के जो टनल करके सॉकेट बनाए थे, जब तक वहाँ पर हड्डी पूरी तरह से भर नहीं जाएगी
और उस ग्राफ्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी बोन्स के द्वारा, तब तक वो रीग्रो नहीं होगा, तब तक वो अपनी हेल्थ को अटेन नहीं करेगा। तो हमारा जो ये पीरियड है 61 दिन से लेके और 90 दिन या 120 दिन तक का, तो इस पीरियड में हमको अपने ग्राफ्ट को बहुत सुरक्षित रखना है। ये पीरियड ऐसा भी है कि जब हमको एक्टिविटी मिल जाती है वापस, तो बहुत एक फाइन लाइन है, इसमें आपको लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि उस जो फ्रीडम वापस पाता है आदमी तो सोचता है कि मैं फटाफट से एक्सरसाइज करके अपने आप को नॉर्मल कर लूँ, और उस पीरियड में अगर हम ओवर स्ट्रेस कर देंगे लिगामेंट को, जो कि अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है, तो हम उसको डैमेज करने की काफ़ी कगार पे आ जाएंगे। तो आप ये अगर समझें कि अभी मैं 2 किलो वेट उठा रहा था तो मैं इसे 4 किलो कर देता हूँ, 3 किलो कर देता हूँ, 5 किलो कर देता हूँ, नहीं। तो अगर आप अपने वेट को बढ़ाएंगे तो आप स्ट्रेस दे रहे हैं उसको। उससे बेटर है कि जिस वेट पे आप 60 दिन पे थे उसको कांस्टेंट रखिए, अगले 1 महीने तक नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ाइए। हो सकता है आपको वो धीरे धीरे एक्सरसाइज कम करते समय वो कम लगने लगे, वेट नेचुरली हैबिट हो जाएगी। तो अगर आप 10-10 के 3 सेट कर रहे तो आप 15 के 4 सेट कर लो, ये 20 के 3 कर रहे थे तो 25 के 4 कर लो। ऐसे आप अपनी एंड्योरेंस बढ़ाइए, ना कि वेट बढ़ाइए, क्योंकि वेट बढ़ाने से ग्राफ्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा और वो खिंच जाएगा या लंबा हो जाएगा और ढीला पड़ जाएगा। तो जब तक ग्राफ्ट अपने आप को ब्लड सप्लाई हमारी बोन से न लेने लगे और वो अपने आप को नरिशमेंट ना लेने लगे और खुद डेवलप होने की प्रक्रिया में ना आ जाए, तब तक उसको स्ट्रेस ना दें। दूसरा, ये पीरियड में हम वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग करते समय इतना सावधान रखा है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ कि मैंने पहले दिन से 1.6 किलोमीटर का एक दायरा फिक्स किया और मैं उसी में चल रहा हूँ। मैं बस उस पे ही चलता हूँ, और जो मेरे को समय लग रहा था पहले दिन और जो अब, मैं उसको घटा रहा हूँ, यही रख रहा हूँ। मैं 1.6 किलोमीटर जैसे एक बार में चल रहा था तो उसको मैं 2.6 या 3.6 या दुगना तिगुना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं उसी दायरे को कम समय में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी वॉकिंग स्पीड बढ़ेगी तो स्ट्रेस नहीं आएगा, मैं उसका टाइम रिड्यूस कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं अभी अगले 1 महीने तक और करने वाला हूँ। तीसरी चीज़ मैंने जो स्टार्ट कर दी है वो है साइकिलिंग। मैंने अपने फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं उसकी परमिशन से ही कर रहा हूँ। पहले मैंने स्टैटिक साइकिल, स्टेशनरी बाइक, जो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखी थी कि मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उस पर करता रहा। उसमें मैं करीब जो मीटर दिखाता रहता है तो करीब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दिन में 2 बार स्टेशनरी बाइक करता था। लेकिन वो स्टेशनरी बाइक सिर्फ मूवमेंट देती है मुझे, बैलेंसिंग का जो फैक्टर घुटने और ब्रेन को कनेक्ट करना है और अपने आप बॉडी को बैलेंस करना है, वो सब तो एक ओरिजिनल मूविंग बाइसिकल चलाने से आएगा। तो मैं करीब अभी जब बाइसिकल स्टार्ट करी थी तो मैंने करीब 2 किलोमीटर पर राइड से स्टार्ट करते करते अब मैं करीब 6 किलोमीटर पर राइड पे आ गया हूँ। तो मैं दिन में कभी 1 बार, कभी मौका लगे तो 2 बार, ऐसे ही वॉक भी दिन में 1 बार नहीं तो 2 बार मैं कर लेता हूँ। एक्सरसाइज का शेड्यूल ये है कि मैं डेली अब 7 डेज़ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। मेरे को हफ्ते में 3 या 4 दिन में एक्सरसाइज कर लेता हूँ। जो एक्सरसाइज मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताई थी वो तो मैं कर ही रहा हूँ। उसके अलावा अब मैंने जो एक्सरसाइज शुरू की है वो मैं आपको दोबारा इसमें दिखा दूंगा, तो एक टाइम लैप्स बना दूंगा। ये मैं अभी एक योगा स्टूडियो में आया हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली मैं वीडियो शूट करके दिखा सकूँ। थोड़ा घर में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ नहीं कर रहे, बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो होपफुली मैंने आपको काफ़ी चीज़ समझा दी होंगी। तो अपनी जो ये पीरियड है इसमें अपने ग्राफ्ट को बचा के रखिए और उसको ओवर स्ट्रेस ना करें, और अति उत्साह में जो आपने बहुत कुछ खो दिया था और पा लिया है उसको फिर से ना खो दें। तो अपने घुटने को, मन करेगा आपको मोटरसाइकिल चला लूँ या स्कूटर चला लूँ, पर एक किसी मूर्ख राइडर की वजह से जो आपके बगल से एकदम तेज़ी से जाएगा और अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में चलते स्कूटर में या तो रोकने की या करने की कोशिश में आप पलट गए तो आपकी सारी मेहनत धरी रह जाएगी। साइकिल भी मैं अपनी आपको बता दूं, चलाता तो मैं सड़क पर ही हूँ, लेकिन मैं बहुत ऐसे आवर्स में चूज़ करता हूँ जब ट्रैफिक नहीं होता है। तो अपनी सावधानी लेकर के ही आप जो भी करें वो आप ज़रूर करें। इसमें एक एक्सरसाइजेज जो टाइम लाइन में आपको दिखाई देंगी वो उनके बारे में आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमको
प्रायोरिटी पे करनी है वो करनी है। हमारी जो ये घुटने के बगल में इनसाइड हमारी एक मसल होती है, इसको वीएमओ कहते हैं, वीएमओ। तो ये हमारी नी कैप को स्टेबलाइज करने का काम करती है मसल। ये सारा लोड इसी मसल पे है। तो जब जितनी स्ट्रांग होगी उतना हमारा नी कैप जो है घुटने की हड्डी से ऊपर उठा रहेगा चलते समय और आपस में रगड़ाएगा नहीं। तो कट कट की आवाज़ अगर आ रही है आपके घुटने में चलते समय तो आपको अपनी वीएमओ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। वीएमओ के लिए मैं 2 एक्सरसाइज हैं, अभी बता देता हूँ आपको। एक तो जब हम लेट के लेग रेज करते हैं उसी पोजीशन में हमको पैर मोड़ देना है, बस थोड़ा बाहर की तरफ। तो मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो आपको उसमें नीचे कैप्शन में लिख दूंगा वीएमओ के लिए कौन कौन से। तो ट्विस्टेड लेग रेज होती है, वो पंजा बाहर की तरफ मोड़ के और टांग को सीधा ही ऊपर उठाना है, तो यहाँ पर हमारे जोर आएगा। दूसरी एक एक्सरसाइज है कि आप सीधा कुर्सी पे बैठ जाएं और ये ऐसे अपनी थाई को सपोर्ट कर लें। यहाँ पे अगर आप वेट बांध सकते हैं तो वेट, नहीं तो इतना थोड़ा सा आप उठा के ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करें। इससे ये वाला एरिया आपका मजबूत होगा और ये हमारी नी कैप से जुड़ा होता है। तो चलने में नी कैप हमारे घुटने की हड्डी से ना टकराए और डैमेज और ना करे, उसके लिए आपको वीएमओ को करना है। दूसरा, आपको हैमस्ट्रिंग की मजबूती के लिए अब काम कर देना है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग से टेंडन लिया होता है। तो शुरुआती 45-50 दिन 60 दिन तक हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज मैंने तो नहीं करी अपने फिजिकल थेरेपिस्ट की एडवाइस पे, क्योंकि टेंडन हैमस्ट्रिंग से निकाला था तो वहाँ भी हील होने के लिए टाइम चाहिए था। तो अब मैंने हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, वो भी अभी मेरे टाइमलाइन में आपको दिख जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज है सिंगल लेग बैलेंस। एक टांग पे खड़े होना, सर्जरी वाली टांग पे। और वो करीब करीब अब मैं शुरुआती 10 सेकंड 15 सेकंड से स्टार्ट करके अब मैं 90 सेकंड तक एक लेग पे अपने आप को बैलेंस कर पाता हूँ। इसके अलावा जो एक्सरसाइज हैं वो स्क्वाट्स हैं, और सिंगल लेग स्क्वाट अभी मैं नहीं कर पाता हूँ, दोनों टांगों से ही स्क्वाट्स कर पाता हूँ। फॉरवर्ड लंजेस, बैकवर्ड लंजेस, ये सब आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ अभी। और उसमें जो भी एक्सरसाइज जो मैं नाम ले रहा हूँ उस एक्सरसाइज के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ आएगा। तो इन सब एक्सरसाइज के आप दिन में एक बार भी कर ले तो बहुत है, और 10-10 के 2 या 10-10 के 3 सेट कर ले तो इस पीरियड के लिए ये काफ़ी है। 2.5 महीने से आगे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो बस इतना ही एक्सरसाइज है, बाकी आपको अब मैं टाइमलाइन वीडियो में दिखाता हूँ। और उसके बाद भी मेरे कुछ कमेंट होंगे आपके साथ, मैं मिलूँगा, वो आपसे बात करता हूँ। तो ये योगा मैट पे मैं आ गया हूँ। वैसे तो ये एक्सरसाइज आपको लेट के करनी है, पर मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए समझ लीजिए कि मैं लेटा हूँ। तो पहली एक्सरसाइज तो ये है जो आपको वीएमओ के लिए करनी है। इसमें आपको अपने पंजे को ऐसे बाहर की तरफ घुमा लेना है और फिर आपको ये ऐसे उठानी है। ये जितने भी वेट के साथ आप कंफर्टेबली कर सकें करें। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड लेग रेस, ट्विस्टेड एसएलआर, ट्विस्टेड स्ट्रेट लेग रेस। घुटना आपका सीधा रहना चाहिए, टाइट, और टांग को पंजे को बाहर करके ऐसे उठाना है। ऐसे आप 10-10 के 3 सेट कर लें, काफ़ी है। तो अब मैं आपको सामने से अपने आप को शीशे में देख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अभी देख सकूँ, आपको सही कर सकूँ। अब दूसरी एक्सरसाइज है सिंगल लेग बैलेंस। तो इसमें क्या है, आपको अपने घुटने को टाइट रखना है। मुड़े घुटने या टेढ़े बॉडी में ऐसे नहीं आपको खड़ा होना, घुटना टाइट करें। सर्जिकल लेग जिसका ऑपरेशन हुआ है उस पर आप अपने आप को खड़ा करके बैलेंस करें। शुरुआती तौर पे आप कितनी देर बैलेंस कर पाते हैं ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप कर सकें, तो जल्दी में ना रहें। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो पा रही, रुक जाएं, गिर कर चोट ना लगाएं। तो मैं अब 90 सेकंड्स के आसपास बिना किसी दिक्कत के बैलेंस कर पाता हूँ। शायद ज़्यादा भी कर लूँ, उससे ज़्यादा मैंने ट्राई नहीं किया है। इस दौरान अगर आप ज़्यादा ही स्टेबल महसूस करने लगे तो अपने आप को थोड़ा हिला डुला के और डिस्टेबलाइज करें, ताकि घुटने पर और बैलेंसिंग फैक्टर आ जाए और वो आपको मदद करे ब्रेन और घुटना आपस में बात करने में। इसी पोजीशन पे आप लेग मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे, साइड, इस साइड, जैसे घड़ी के निशान होते हैं उनके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 और फिर 12, ऐसे आप कर सकते हैं बैलेंसिंग करने के लिए अपने आप को।
हो सकता है एक्सरसाइज करते समय फ्रेम टेढ़ा हो गया तो माफ़ करना, प्लीज़ बेयर विद इट। फिर इसके बाद आपको एक ये स्टेप होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए इसमें चढ़ो उतरो, चढ़ेंगे। ये सर्जिकल लेग ऊपर रख के चढ़ना है। अभी तक सेफली पहले क्या कर रहे थे कि नॉन सर्जिकल लेग ऊपर रख रहे थे और ऐसे चढ़ रहे थे, बेबी स्टेप्स, और फिर उतरते वक्त पहले सर्जिकल लेग रख रहे थे और नॉन सर्जिकल बाद में रख रहे थे, तो सारा स्ट्रेस इस पे आता था। अब हमें वो नहीं करना, अब हमें क्या करना है, पहले सर्जिकल लेग रखनी है, उसी पे चढ़ना है, उतरते वक्त नॉन सर्जिकल पहले उतरनी है, ताकि ऐसे ऐसे गलत नहीं करना कि सर्जिकल को पहले रख लिया, नहीं, पहले इसको चढ़ गए, फिर नॉन सर्जिकल को पहले और फिर सर्जिकल बाद में। तो ऐसे आपको काफ़ी सीढ़ी चढ़ने के लिए भी मदद मिलेगी। ऐसे आप दिन में कई बार कर सकते हैं, जब टाइम मिले कर लीजिए। फिर इसी तरह स्टेप अप करना है हमको, पंजा सिर्फ रखना है इसके ऊपर, दोनों पंजों को बराबर दूरी पे, थोड़ा सा बॉडी से दूरी पे रखें। और अब यहाँ पर हमको हील रेज हील डाउन, हील रेज हील डाउन, हील रेज हील डाउन, ऐसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब लेग की स्ट्रेंथनिंग। इसके बाद मैं आपको कैमरा दूसरी जगह लग के फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको स्क्वाट्स करनी है। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए दोनों हाथ आगे कर लें और ये जितना नीचे जा सकते हैं जाएं, दोनों पैर बराबर आगे सीधे रखते हुए ऐसे 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 से 10-10, 12-12 बार, 15 बार के 2-3 सेट आप कर सकते हैं। सिंगल लेग स्क्वाट अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नॉन सर्जिकल पे तो कर पाता हूँ, लेकिन अभी ये नॉन सर्जिकल लेग है। सर्जिकल लेग पे मेरी अभी रेंज नहीं है, थोड़ा सा ही जाती है, बस इतना सा। तो ये रेंज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। सिंगल लेग स्क्वाट भी करने हैं। तो वापस आ गया हूँ अपने रूम में। एक्चुअली वहाँ पे मैं 3 चीज़ें रिकॉर्ड करना भूल गया। तो पहली थी फॉरवर्ड लंजेस, फिर दूसरी थी बैकवर्ड लंजेस और तीसरी थी हैमस्ट्रिंग के लिए जो कर्ल्स करते हैं। अगर आपको ये मालूम है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी मैं आपको एक बार ये करके दिखाना चाहता था ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और जो मैंने बात एक बोली थी वो पूरी मैं आपको दिखा सकूँ। तो सबसे पहले तो जो फॉरवर्ड लंजेस होती हैं उसमें क्या करना है कि जो सर्जिकल लेग है उसको आगे करना है और हमें ऐसे बैठना उठना, बैठना उठना, ये फॉरवर्ड लंजेस है। बैकवर्ड लंजेस में सर्जिकल लेग पीछे, नॉन सर्जिकल आगे, और ये बैठना उठना। इसमें कितना डीप आप जा सकते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से आप डिसाइड करें। इसमें कोई पैमाना नहीं है, हर एक का इंडिविजुअल शरीर है, उस हिसाब से आप इनको करें। ये तो लंजेस हो गए। इसके बाद हैमस्ट्रिंग के लिए ये लंजेस मैंने आपको दिखाया है। अब हैमस्ट्रिंग के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है, पैर में वेट बांध लीजिए जितना आप सहन कर सकते हैं, और ये ऐसे 90 डिग्री से थोड़ा कम ही उठाना है, वापस फिर उठाना है। ऐसे आप कम से कम 20-20 के 3 करें, तो ये हैमस्ट्रिंग कर्ल्स होते हैं। आई होप कि मैंने आपको सारी एक्सरसाइज सही से समझा पाया। तो एक्सरसाइज आपने देख ली, थोड़ा मुझे भी थकान सी हो गई। और इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, डेली अपने छोटे छोटे काम संभल के अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए जितना करेंगे उनसे ऑटोमेटिकली हमको एक्सरसाइज मिलती रहेगी। स्पेशली एक्सरसाइज के नाम पे एक्सरसाइज करने का अब उतना ज़्यादा फोकस, एक्सरसाइज का फ़ायदा तो है लेकिन उतना फोकस ना करके ना करें कि दिन में 2-2 बार 3-3 बार करना है। अब नॉर्मल एक्टिविटी जैसे हम वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करेंगे, तो वो भी हमको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिन हफ्ते में 3 या 4 बार भी अगर दिन में 1 बार एक्सरसाइज कर पाते हैं तो काफ़ी है, अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ और साथ में कर रहे हैं। वेट
लिमिटेड रखें, ग्राफ्ट को बचा के रखें, सुरक्षित रहें, आप जल्दी रिकवर हों। जो भी मेरे भाई बंद ये देख रहे हैं और उनको मेरी थोड़ी सी भी गाइडेंस से हेल्प मिल रही है, इसमें एक मैं कॉशन ऐड कर दूं कि मेरे को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जो मैंने बताया है उसको अपने फिज़िकल थेरेपिस्ट से डिस्कस करने के बाद अगर वो सही कहते हैं तो ज़रूर करें। वो अगर मेरे ज़रा सी भी एफ़र्ट से आपको फ़ायदा होता है, आपकी रिकवरी का प्रोसेस बढ़िया हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस बात पे आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, अच्छे से कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे जो भी कोई आपकी क्वेरी होगी, कुछ भी मुझसे पूछना चाहें मेरी एक्सरसाइज रूटीन के बारे में या कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव।